मैं आप लोगों को कल बता रही थी व्यर्थ या शून्य ठहरावों के बारे में। मैं क्योंकि समय पूरा हो गया था तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया व्यर्थ या शून्य ठहराव जिसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता। उसमें मैंने उदाहरण दिया था कि जब आपने अपने फादर से ने आपको स्कूटी का प्रॉमिस किया और उन्होंने नहीं दिलाया, तो उस स्थिति में क्या आप अपने फादर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर पाएंगे? आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल नहीं। हम करना भी नहीं चाहते। तो दैनिक जीवन में हम इस प्रकार के कई ठहराव करते हैं जिनमें हमारा उद्देश्य न तो वैधानिक संबंध स्थापित करना होता है और ना ही हम इस प्रकार का की कार्यवाही कोई करते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा ठहराव हुआ है वो अपनी उत्पत्ति के समय से ही, प्रारंभ से ही वो कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखता। इस प्रकार के ठहरावों को हम कहते हैं वॉइड एब इनिशियो, यानी प्रारंभिक अवस्था से ही शून्य प्रभाव। तो इस प्रकार के ठहराव व्यर्थ या शून्य ठहराव कहलाते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी स्थितियां हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे उनमें फिर हम इनको और अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। ठीक है, व्यर्थ या शून्य ठहराव के बाद में हम आगे आते हैं नेक्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है धारा 2H में, और वो है अनुबंध। अनुबंध जिसके लिए इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय अनुबंध अधिनियम। तो अनुबंध, अब अनुबंध क्या है? अनुबंध क्या है? वह ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है, वह ठहराव अनुबंध कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। An agreement which is enforceable by law is called contract. अब यहाँ पर मैंने हिंदी में दो शब्द इस्तेमाल किए, ये भी आप लोगों के लिए बहुत नए होंगे कि मैडम ये आप लोग ये पूछना चाहेंगे कि मैडम ये राजनियम, राजनियम यानी लॉ, ठीक है, और प्रवर्तनीय क्या है? एक तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रवर्तनीय, बच्चे जो ज्यादातर गलती करते हैं वो प्रवर्तनीय शब्द को लिखते हैं परिवर्तनीय। परिवर्तनीय नहीं है ये शब्द, प्रवर्तनीय है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और इसके लिए इंग्लिश में जो टर्मिनोलॉजी है वो है एनफोर्सेबल। अब यहाँ पर मैं इसकी आपको भाव समझाती हूँ। एनफोर्सेबल, प्रवर्तनीय मतलब कानून के द्वारा लागू किया जाना, योग्य होना, कानून के द्वारा लागू किए जाने योग्य होना। इस प्रकार का कोई भी जो ठहराव होता है वो प्रवर्तनीय कहलाता है। ठीक है, तो वह ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है अनुबंध कहलाते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा और आपको स्पष्ट कर दूं। यहाँ पर दो तीन चीजें हैं कि अनुबंध क्या है। अनुबंध एक ठहराव है। अनुबंध कैसा ठहराव है? अनुबंध वो ठहराव है जो राजनियम के द्वारा एनफोर्सेबल, जो राजनियम के द्वारा लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर अनुबंध के लिए तीन चीज हो गई, दो चीज, वैसे बेसिकली दो है, फिर उसको आगे मैं तीन में डिवाइड करके बताऊंगी। अनुबंध के लिए दो चीज हो गई, ठहराव प्लस प्रवर्तनीयता, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर ठहराव क्या है? प्रस्ताव प्लस स्वीकृति प्लस प्रवर्तनीयता, या वचन प्लस प्रवर्तनीयता। यानी कि जब वचन में या जब प्रस्ताव और स्वीकृति में एनफोर्सेबिलिटी ऐड होती है, एडेड है, तो उस स्थिति में इस प्रकार का जो ठहराव है वो ठहराव अनुबंध कहलाता है, ठहराव नहीं कहलाता। इसका मतलब एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अनुबंध जो है उसके लिए उस ठहराव का होना बहुत जरूरी है। यानी कि जब तक ठहराव नहीं होगा तब तक अनुबंध नहीं हो सकता। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। यानी कि आधारशिला है, ठहराव अनुबंध की आधारशिला है। जिस तरह से हम मकान बनाते हैं, मैं तो कहूँगी नींव है। जब हम मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं? नींव खोदते हैं, नींव भरते हैं, और उसके बाद हम ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यही बात मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाना चाहूँगी कि जब हमने ठहराव किया तो ये उसकी नींव है अनुबंध की, और उसमें जब हमने आगे कंस्ट्रक्शन किया तो वो आगे कंस्ट्रक्शन वाला एलिमेंट जो है, वो तत्व जो है, वो तत्व है प्रवर्तनीयता। यानी कि उसमें जब हमने प्रवर्तनीयता आगे ऐड कर दी
तो फिर वो अनुबंध हो गया। और यानी कि हम उसको अगर इस स्थिति में जब कोई ठहराव अनुबंध हो गया तो उस स्थिति में क्या होगा, अनुबंध से संबंधित जो दो पक्षकार हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, न्यूनतम दो होने चाहिए। ये बात मैं आपको, क्योंकि प्रस्ताव और स्वीकृति, ठीक है ना, दो पक्षकार होते हैं, ये दो का तो होना कम से कम न्यूनतम होना जरूरी है, अधिक भी हो सकते हैं। तो जब ठहराव हो गया और उस ठहराव में पक्षकार अपने दायित्व को पूरा नहीं करते, कोई भी एक पक्षकार वो नहीं करना चाहते, उसने कर तो लिया लेकिन बाद में वो उसको पूरा नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में दूसरा पक्षकार उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की स्थिति में है तो ये प्रवर्तनीयता कहलाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए वो ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है अनुबंध कहलाते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं तो जो नेक्स्ट बात है वो है व्यर्थनीय अनुबंध। व्यर्थनीय अनुबंध, ये आप लोग समझ लीजिए, व्यर्थनीय अनुबंध क्या होते हैं। व्यर्थनीय अनुबंध, इसकी जो परिभाषा दी गई है वो 2I में दी हुई है और उसकी परिभाषा ये है कि जब कोई अनुबंध एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर व्यर्थ घोषित किया जा सकता है किंतु अन्य पक्षकारों की इच्छा पर नहीं, तो इस प्रकार का अनुबंध व्यर्थनीय अनुबंध कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा आप लोगों ने देख ली, सुन ली। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूंगी। पहले तो मैं व्यर्थनीय शब्द के बारे में आपको समझाना चाहूंगी। व्यर्थनीय क्या है? व्यर्थनीय, व्यर्थ का बार मैंने आपको बता दिया था कि व्यर्थ जिसका कि कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, जीरो है, वॉइड है, वो व्यर्थ है, ठीक है, व्यर्थ है। लेकिन व्यर्थनीय, व्यर्थनीय यानी कि व्यर्थ होने योग्य, व्यर्थ होने लायक। जैसे आप लोग देखते हो कि हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्रशंसनीय, सराहनीय, निंदनीय। इसका मतलब क्या है कि प्रशंसा के लायक, सराहना के लायक, निंदा के लायक। ठीक उसी प्रकार से व्यर्थनीय, व्यर्थनीय यानी व्यर्थ होने लायक। अब व्यर्थ होने लायक का क्या मतलब है? आप लोग कहेंगे व्यर्थ होने लायक का क्या मतलब है? तो व्यर्थ होने लायक, अब जैसा इस परिभाषा में कहा गया है कि जब कोई अनुबंध एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर व्यर्थ घोषित किया जा सकता है किंतु अन्य पक्षकार की इच्छा पर नहीं, तो उसे व्यर्थनीय अनुबंध कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा एक उदाहरण, अनुबंध से संबंधित दो पक्षकार होते हैं, ठीक है, दो से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन न्यूनतम दो होते हैं। तो दो पक्षकार जब अनुबंध करते हैं तो अनुबंध करते ही उनके आपस में एक दूसरे के प्रति कुछ दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं और आपस में एक दूसरे के जो उनको है कोई कानूनी कार्यवाही करने का यानी किसी प्रकार के कई अधिकार भी उनको मिलते हैं। यानी जैसे ही अनुबंध का निर्माण होता है पक्षकारों के कुछ अधिकार उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे के प्रति उनके कुछ दायित्व भी उत्पन्न होते हैं और उन दायित्वों की पूर्ति करना उनका कर्तव्य होता है। जिस जो शर्तें उन्होंने तय की हैं, जो उन्होंने नियम तय किए हैं, उन नियम, उन तथ्यों, उन शर्तों के तहत अपने अपने दायित्वों का पालन करना पक्षकारों का की जिम्मेदारी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पक्षकार इसके बावजूद अपना दायित्व पूरा नहीं करता, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, अपना दायित्व पूरा नहीं करता तो उस स्थिति में वो पक्षकार हो जाएगा दोषी पक्षकार, ठीक है। लेकिन उस पक्षकार के द्वारा उस अपना दायित्व पूरा न करने की वजह से दूसरे पक्षकार को निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार की क्षति, किसी न किसी प्रकार की हानि, किसी न किसी प्रकार की पीड़ा, किसी न किसी प्रकार का कष्ट होगा, क्योंकि उसने अनुबंध किया है तो उसने उसको होगा कि ये व्यक्ति करेगा तब मैं आगे जो है कुछ उसकी जो भी स्थिति परिस्थिति उसके हिसाब से मैं काम करूँगा। तो जब एक पक्षकार ने जब अनुबंध हो गया और उनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करने का था और जब उस पक्षकार ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया इसकी वजह से दूसरे पक्षकार को किसी प्रकार की क्षति हुई, किसी प्रकार की हानि हुई, किसी प्रकार का कष्ट हुआ, तो वो पक्षकार कहलाएगा पीड़ित। तो यहाँ पर अब पक्षकारों के नाम अनुबंध भंग की दशा में ये अनुबंध भंग कहलाता है। जब एक व्यक्ति अपना दायित्व पूरा नहीं करता है तो अनुबंध भंग कहलाता है। तो उस स्थिति में एक पक्षकार हो जाएगा, दायित्व पूरा न करने वाला पक्षकार तो हो जाएगा दोषी पक्षकार और जिसको हानि या परेशानी या कष्ट हो रहा है वो कहलाएगा
पीड़ित पक्षकार। तो अब वापस मैं इस डेफिनेशन को इन दोनों शब्दों के संदर्भ में आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब एक पक्षकार जब कोई पक्षकार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता, ठीक है, व्यर्थ नहीं ठहराव वो ठहराव है जिसमें कि जो एक या अधिक पक्षकारों की इच्छा पर व्यर्थ घोषित किए जा सकते हैं, व्यर्थ घोषित किए जा सकते हैं यानी निरस्त किए जा सकते हैं, किंतु अन्य पक्षकारों की इच्छा पर नहीं। तो यहाँ पर किसकी इच्छा पर व्यर्थ घोषित किए जा सकते हैं? वो व्यर्थ घोषित किए जा सकते हैं पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर, और अन्य पक्षकार की इच्छा पर नहीं। यहाँ पर अन्य पक्षकार हो गया दोषी पक्षकार। यानी जब भी अनुबंध भंग होता है या एक व्यक्ति अपने दायित्व को पूरा नहीं करता है अनुबंध के तहत, तो उस स्थिति में जिस व्यक्ति ने नहीं किया उस दोषी पक्षकार उसे किसी प्रकार का कोई उपचार या कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है अनुबंध, लेकिन जिस व्यक्ति को कोई क्षति या हानि हुई है वो व्यक्ति उसको अधिकार मिला हुआ है कि वो चाहे तो अनुबंध रद्द कर दे। अब यानी उसको भी अधिकार मिला हुआ है और ये अधिकार वैकल्पिक है। वैकल्पिक इस रूप में है कि उसे वो चाहे तो उस अनुबंध को भंग कर सकता है, समाप्त कर सकता है, या चाहे तो वो उस अनुबंध को चलने दे सकता है। चलने दे सकता की स्थिति कब होगी? वो आपस में बात कर लेंगे, ठीक है तुमने अपना दायित्व पूरा नहीं किया, इसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ, मुझे क्षति हुई, तो मेरी क्षति की पूर्ति कर दो, और फिर उसके बाद अनुबंध को एज इट इज जैसा अपन ने तय किया था उस रूप में पूरा करना है। तो दो स्थितियां, दो विकल्प मिले हुए होते हैं पीड़ित पक्षकार की। वो चाहे तो अनुबंध को पूरा करवा सकता है और चाहे तो अनुबंध को रद्द कर सकता है। जब वो अनुबंध को चलने देता है तो उस स्थिति में दोनों पक्षकार आपस में क्षतिपूर्ति की बात कर सकते हैं। दोषी पीड़ित पक्षकार दोषी पक्षकार से अपना कुछ जो भी क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति करवा लेगा और अनुबंध को एज इट इज चलने देगा, और वो चाहे तो उसको रद्द कर देगा कि नहीं ठीक है तुमने अपने दायित्व का निष्पादन नहीं किया, तो उस स्थिति में अब मैं भी उस अनुबंध को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। तो इसलिए इसको कहा गया है व्यर्थ नहीं, व्यर्थ होने योग्य। यानी जब एक पक्षकार ने नहीं किया तो दूसरा पक्षकार चाहे तो व्यर्थ कर दे, जैसे हम कहते हैं प्रशंसनीय, कृत्य प्रशंसनीय, हम प्रशंसा करें या ना करें ये बात अलग है। ठीक उसी प्रकार से व्यर्थनीय यानी वो व्यर्थ होने लायक है, लेकिन अब उसको व्यर्थ किया जाता है अथवा नहीं किया जाता ये पक्षकार पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार के ठहराव व्यर्थनीय अनुबंधों की श्रेणी में आते हैं। अब जो है लास्ट इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। जो लास्ट 2J में आपको बताया गया है व्यर्थ अनुबंध, व्यर्थ अनुबंध, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर क्या आपको इस टर्मिनोलॉजी में कोई विरोधाभास महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं अब क्लियर करना चाहूँगी, दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं इस टर्मिनोलॉजी में, व्यर्थ अनुबंध। अब मैं आपको बताऊं, व्यर्थ का मतलब जिसमें कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, ठीक है। और अनुबंध की जब हम बात करते हैं तो अनुबंध तो किसी भी हालत में वही होगा जो कि कानूनी रूप से प्रवर्तनीय है। यानी एक तरफ तो हम कह रहे हैं कानूनी प्रभाव का न होना और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कानूनी प्रभाव होना। अनुबंध को हम कह रहे हैं व्यर्थ, अनुबंध व्यर्थ। जब अनुबंध को कहते हैं तो हम अनुबंध की जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने क्या कहा, वो ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी प्रस्ताव प्लस स्वीकृति प्लस प्रवर्तनीय। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने उसके आगे ऐड कर दिया व्यर्थ अनुबंध, यानी कोई कानूनी प्रभाव न हो। तो ये अपने आप में एक विरोधाभास है, किंतु अब इसको जब मैं आपको आगे समझाऊंगी तो आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी। व्यर्थ अनुबंध वह अनुबंध है जब कोई अनुबंध कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं हो पाता, उस समय व्यर्थ हो जाता है, जबकि वो इस प्रकार से प्रवर्तनीय नहीं रह पाता। अब वापिस एक बार आप सुन लीजिए, जब कोई अनुबंध कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं हो पाता उस समय व्यर्थ हो जाता है, जबकि वो इस प्रकार से प्रवर्तनीय नहीं रह पाता, ठीक है। तो अब ये चीज दो, इसमें दो सेंटेंस है, मैं दो सेंटेंस आपको अलग अलग समझाऊंगी। फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपको बोला कि जब कोई अनुबंध कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं हो पाता, अनुबंध है उसे प्रवर्तनीय होना चाहिए लेकिन वो नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, ये बात समझ में आगे नहीं हो पा रहा है। आगे जो दूसरा सेंटेंस मैंने आपको बताया वो ये है, उस समय व्यर्थ हो जाता है जबकि वो इस प्रकार से प्रवर्तनीय नहीं रह पाता। तो अब पहले वाले सेंटेंस को इससे आप जोड़ो, प्रवर्तनीय नहीं हो पाया
क्योंकि वो प्रवर्तनीय नहीं रहा, ठीक है ना। कोई अनुबंध प्रवर्तनीय नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो उस वक्त प्रवर्तनीय नहीं रह पाया। प्रवर्तनीय क्यों नहीं रह पाया? अब मैं आपको और थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगी कि अनुबंध है, या आप वापस समझ लीजिए, व्यर्थ अनुबंध यानी व्यर्थ अनुबंध अपनी उत्पत्ति के समय से वो अनुबंध पूरी तरीके से प्रवर्तनीय था, पूरी तरीके से कानूनी रूप से लागू होने योग्य था, इसलिए हमने उसे अनुबंध का नाम यहाँ पर दिया है। उसमें प्रस्ताव भी था, उसमें स्वीकृति भी थी, उसमें प्रवर्तनीयता भी थी, इसलिए वो अनुबंध था। किंतु चूंकि वो आगे चलकर प्रवर्तनीय नहीं रह पाया, तो ये बात आप लोग जानते हो, कई बार हमारे साथ कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती है, कुछ बार इस प्रकार का परिवेश या कुछ ऐसी परिस्थितियां, मजबूरियां हो जाती है कि उस वक्त हम चाहकर भी कानूनी रूप से भी उसको लागू नहीं कर पाते, तो उस समय फिर वो अनुबंध क्या हुआ? वो व्यर्थ हो गया। उसका हम कानून के पास जाएं तो कानून भी हमें उसे पूरा करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, हमारा जो लॉ है वो भी हमें पूरा करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, तो इसलिए वो अनुबंध जो है वो व्यर्थ हो गया। इसलिए व्यर्थ अनुबंध का है, यानी कि वो अनुबंध उत्पत्ति के समय तो बिल्कुल लीगल थे, एनफोर्सेबल थे, लेकिन बाद में उनकी एनफोर्सेबिलिटी किसी स्थिति परिस्थिति के कारण से, किसी कानूनी दावपेच के कारण से उसकी जो एनफोर्सेबिलिटी थी, प्रवर्तनीयता थी, वो समाप्त हो गई, और वो समाप्त हो गई तो फिर वो अनुबंध व्यर्थ अनुबंध हो गया। अब आप लोग सोचोगे कि ऐसा कैसे होता है, तो वो भी मैं आपको एक दो उदाहरण बताना चाहूँगी कि ऐसा कैसे हुआ। अब आप देखिए कि कई बार कानून में परिवर्तन हो जाता है, जिस समय हमने अनुबंध किया उस समय कानून ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में जाकर किसी प्रकार से रोक लग गई तो वो व्यर्थ अनुबंध हो गए। जैसे एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि दुश्मन जो हमारा शत्रु राष्ट्र होता है उससे हम किसी प्रकार का अनुबंध नहीं कर सकते। और कोई राष्ट्र शत्रु राष्ट्र कैसे है? केवल भावनाओं से नहीं होता, ये होता है जब किसी राष्ट्र के साथ हमारा युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध छिड़ जाता है तो वो राष्ट्र हमारा शत्रु राष्ट्र की श्रेणी में आ जाता है। तो अब एक मैं केवल आपको उदाहरण समझूँ, हमने किसी देश के किसी उस व्यक्ति के साथ में कोई अनुबंध किया, उस समय ऐसा वो राष्ट्र हमारे के साथ हमारे जो संबंध थे वो नॉर्मल थे, किंतु बाद में युद्ध छिड़ गया और उस वजह से वो राष्ट्र हमारा शत्रु राष्ट्र घोषित हो गया, इस वजह से हम उस अनुबंध का निष्पादन नहीं कर सकते, तो वो अनुबंध कैसा हो गया? वो अनुबंध व्यर्थ अनुबंध हो गया। उसी प्रकार से कई बार होता है अनुबंध किया, लेकिन अनुबंध करने के बाद अनुबंध की विषय वस्तु नष्ट हो गई, तो उस स्थिति में हमने उस वस्तु के बारे में जब हम अनुबंध किया है वो विषय वस्तु ही समाप्त हो गई, तो अनुबंध कैसे पूरा? तो वो अनुबंध व्यर्थ अनुबंध हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में अनुबंध व्यर्थ होते हैं। ये जो थी इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली।